हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देवरी मंडरों से बड़ी खबर है, जहां एक ट्रक ने बच्चे को रौंद डाला। इससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक को लेकर चालक फरार हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया। काफी दूर जाने पर ट्रक पकड़ा गया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। हालांकि ट्रक का चालक मौके से भाग निकला। ट्रक में आग लगाने की घटना सोमवार को जमुआ के मिर्जागंज में हुई। ये है पूरा मामला। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीमेंट लदे ट्रक ने देवरी प्रखंड अंतर्गत हीरोडीह थाना के मंडरों में एक 4 वर्ष के बच्चे को धक्का मार दिया। इस घटना में बच्चे की मौत हो गई। मृतक तीसरी थाना इलाके के बेलवाना निवासी शहबाज अंसारी का 4 वर्षीय पुत्र था। घटना उस वक्त हुई जब बाप बेटे दुकान से सामान खरीद कर निकल रहे थे। भागने में ट्रक ने एक और शख्स को कुचलकर किया घायल। मासूम बच्चे की मौत के बाद ट्रक लेकर भाग रहे चालक का लोगों ने पीछा किया। भागने के क्रम में ट्रक ने देवरी थाना इलाके के चित्रोकुरो में सुखदेव यादव नामक व्यक्ति को भी कुचल दिया। सुखदेव बुरी तरह घायल है। ऐसे में लोग आक्रोशित हो गए और ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया। लोगों को अपने पीछे आता देख चालक मिर्जागंज स्थित सूर्य मंदिर के पास वाहन को खड़ा कर फरार हो गया। इस बीच पीछे से आ रहे आक्रोशित लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। इस घटना की पुष्टि एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने की है। उन्होंने बताया कि ट्रक के धक्के से एक बच्चे की मौत हुई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। आक्रोशित लोगों ने ट्रक में आग लगा दी थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां फूड पॉइजनिंग के शिकार 26 बच्चे हो गए। इससे अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में सभी बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। बीमार बच्चों के परिजन काफी परेशान हैं। क्या है पूरा मामला? पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुमला के एक अनाथ आश्रम के 26 बच्चे देर शाम फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के सदर थाना क्षेत्र के टांयसेरा उर्मी मोड़ स्थित प्रगति ग्राम उद्योग संस्थान के द्वारा संचालित अनाथालय के 26 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। 26 जनवरी के अवसर पर सभी बच्चों को जयपुर रोड स्थित बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में घूमने ले जाया गया था, जहां सभी बच्चों को पार्क के बाहर चाउमीन खिलाया गया। इसके कुछ देर बाद ही सभी बच्चों के पेट और सिर में दर्द होने लगा। वहीं पर बच्चों को चक्कर आने लगा। इसके बाद आनन फानन में संस्थान के सदस्य और शिक्षकों द्वारा सभी 26 बच्चों को गुमला सदर अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। हालांकि बच्चों की स्थिति में सुधार बताई जा रही है। शिक्षिका गीता कुमारी ने बताया कि अनाथ आश्रम में जैसे ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी, सभी 26 बच्चों को अस्पताल में लाकर समय पर भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति में अब सुधार है। शिक्षक ने बताया कि पार्क में घूमने के बाद सभी बच्चों को बाहर में चाउमीन खिलाया गया था। इसके बाद ही सबकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। बोकारो केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी आज विशेष विमान से बोकारो हवाई अड्डा पहुंचे हैं, जहां सेल चेयरमैन सहित बोकारो स्टील प्रबंधन ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बताते चलें कि इस्पात मंत्री बनने के बाद उनका यह पहला दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मंत्री आज बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारियों से प्लांट के विस्तारीकरण सहित प्लांट के उत्पादन संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। मालूम हो कि बोकारो स्टील प्लांट का विस्तारीकरण करना है, जिसमें 10 मिलियन टन उत्पादन किया जाना है। इसे लेकर लंबे समय से ब्लूप्रिंट बना हुआ है, लेकिन इसमें विस्थापन मुख्य समस्या है, जहां पहले विस्थापित हुए लोग आज भी आंदोलनरत हैं। इसके साथ ही बोकारो में मजदूरों की भी कुछ समस्याएं हैं, जिसको लेकर मजदूर नेताओं के साथ भी बैठक होनी है। इन सभी कार्यक्रमों के बाद कल इस्पात मंत्री धनबाद स्थित चासनाला कोलवासरी का भी दौरा करेंगे। फिर बोकारो निवास में दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद दिल्ली होते हुए कर्नाटक के लिए रवाना हो जाएंगे। बसंत पंचमी का त्योहार भारत में विशेष महत्व रखता है।
जो माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन होता है, जो हरियाली और नए उत्साह का प्रतीक मानी जाती है। इस साल बसंत पंचमी को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:14 से शुरू होकर 3 फरवरी को सुबह 6:52 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी 3 फरवरी को मनाई जाएगी, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में लोग इसे 2 और 3 फरवरी दोनों में से किसी भी दिन मना सकते हैं। इस दिन की पूजा विधि विशेष होती है। प्रातःकाल स्नान करके एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर कलश, भगवान गणेश और नवग्रह पूजन कर मां सरस्वती की पूजा करें। पूजा के बाद मिष्ठान का भोग लगाकर आरती करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। बसंत पंचमी के दिन कुछ खास परंपराओं का पालन किया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनने, खिचड़ी बनाने और दान करने की परंपरा है। इसे शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त दिन माना जाता है और इस दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना मंगलकारी होता है। चाहे वह नया व्यापार हो, घर या वाहन खरीदना हो, सगाई या विवाह जैसे शुभ अवसर हों, इस दिन को अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है। लोग इस दिन पीले भोजन का दान भी करते हैं और समाज में सुख शांति का प्रसार करते हैं। महाकुंभ 2025 का सबसे बड़ा दिन मौनी अमावस्या को माना गया है। यह पवित्र दिन 29 जनवरी 2025 को आ रहा है और अब इसमें कुछ ही समय बचा है। जहां एक तरफ देश दुनिया से श्रद्धालुओं का सैलाब प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने को बेताब है, वहीं पर प्रशासन इसकी तैयारी में चाक चौबंद है। मेला क्षेत्र में वाहनों का आवागमन फिलहाल पूरी तरह से रोक दिया गया है और शहर में भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। पाबंदियों के बाद भी थक कर मेला क्षेत्र में पहुंचने वालों का स्वागत अदानी इस्कॉन का महाप्रसाद करता है। थकान के बाद मिले महाप्रसाद से लोगों को संबल मिल रहा है। बता दें कि अगर कोई श्रद्धालु लखनऊ, दिल्ली, रांची, भुवनेश्वर या देश के किसी भी कोने से बस के जरिए महाकुंभ में आ रहे हैं, तो महाकुंभ पहुंचने के लिए उन्हें बस अड्डे से ई-रिक्शा, सिटी बस या टेम्पो का सहारा लेना पड़ रहा है। ये वाहन चुंगी या नया पुल तक पहुंचाते हैं। यहां से कुंभ मेला क्षेत्र की शुरुआत लगभग 2 किलोमीटर दूर है। यहां से पैदल चलना होता है। अगर कोई ट्रेन से आ रहा है तो ट्रेन अमूमन नैनी जंक्शन या प्रयागराज जंक्शन पर रुकती है। प्रयागराज आने के लिए भी तमाम कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। कुंभ घूमने आए ज्यादातर श्रद्धालुओं ने व्यवस्था की तारीफ की और कहा कि लगभग 5 से 6 किलोमीटर चलना पड़ा, लेकिन स्नान के बाद स्वादिष्ट महाप्रसाद ने दिन बना दिया। दिल्ली से अपने परिवार के साथ आए एसके माथुर का कहना है कि वो अपने वाहन से शहर तक आए, लेकिन पाबंदियों की वजह से वाहन को मेला क्षेत्र में नहीं ला पाए। ऐसे में उन्होंने शहर में वाहन को पार्किंग में खड़ा किया और तकरीबन 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जब पीपा पुल नंबर 13 से मेला क्षेत्र में आए तो उनका स्वागत सेक्टर 19 में बने इस्कॉन शिविर के बाहर वॉलंटियर्स ने महाप्रसाद से किया। उनका कहना है कि अदानी इस्कॉन द्वारा उपलब्ध कराए गए महाप्रसाद ने सारी थकान मिटा दी। झारखंड के गोड्डा जिले से कुंभ स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु नारायण मंडल अपने परिवार के सदस्यों के साथ पहुंचे। इन्होंने सपरिवार इस्कॉन के सेक्टर 19 स्थित पंडाल में जाकर महाप्रसाद ग्रहण किया। वहीं बिहार के जमालपुर के रहने वाले संजीव कुमार गुप्ता ने भी अपनी पत्नी अंजलि के साथ महाप्रसाद ग्रहण किया। उनका कहना है कि अदानी इस्कॉन के महाप्रसाद ने न सिर्फ शरीर बल्कि मन को भी पोषित किया है। संबलपुर ओडिशा से प्रयागराज पहुंची सौदामिनी बेहरा ने रेलवे स्टेशन के पास अदानी इस्कॉन का महाप्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि वह अपने 6 साथियों के साथ आए हैं और जब उन्हें भूख लगी तो वह अदानी इस्कॉन के महाप्रसाद स्टॉल पर गए। वहां का महाप्रसाद न सिर्फ स्वादिष्ट लगा बल्कि बहुत ही पौष्टिक और सफाई के साथ वितरित किया जा रहा है। प्रसाद ग्रहण करने का उनका अनुभव अद्भुत रहा। बता दें कि अदानी समूह ने इस्कॉन के साथ मिलकर प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के मौके पर प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालुओं को महाप्रसाद उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा है। सिर्फ मेला क्षेत्र में ही 3 अदानी इस्कॉन किचन दिन रात खाना बनाने और वितरण के काम में लगे हैं। इसके अलावा
अदानी समूह दुनिया के सबसे बड़े हिंदू धार्मिक साहित्य के प्रकाशक गीता प्रेस के साथ मिलकर 1 करोड़ आरती संग्रह का वितरण भी कर रहा है। जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र स्थित दयाल सिटी के हरिकृष्ण फ्लैट में बीती रात चोरों ने 4 फ्लैटों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में लाखों रुपए के माल की चोरी का अनुमान है। सीसीटीवी फुटेज में 5 चोर फ्लैट के नीचे से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना परसुडीह दयाल सिटी के हरिकृष्ण फ्लैट के A3, SE2, SE4 और D1 फ्लैटों में हुई। घटनास्थल पर मौजूद जानकारी के अनुसार फ्लैटों के ताले बंद थे और चोरों ने इन फ्लैटों को आसानी से खंगाल लिया। चोरी की घटना में जितेंद्र सिंह, पंकज तिवारी, विमल प्रसाद और अभिजीत डे के फ्लैट शामिल हैं। घटना के वक्त C4 निवासी इलाज के लिए वेल्लोर गए हुए थे, जबकि D1 के सदस्य जितेन अपने भाई के साथ घर छोड़कर बाहर रह रहे थे। स्थानीय लोगों के बीच इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है। इलाके में चोरों के द्वारा की जा रही लगातार चोरी की घटनाओं को लेकर स्थानीय लोग और फ्लैटवासी परेशान हैं। मामले की जानकारी मिलते ही जिला परिषद सदस्य डॉक्टर परितोष सिंह मौके पर पहुंचे और कहा कि इस क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार किया जाए और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि लोगों को शांतिपूर्ण माहौल मिल सके। फ्लैटवासी भी आक्रोशित हैं और बिल्डर के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिल्डर केवल मेंटेनेंस चार्ज वसूलने में ही सक्रिय है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और जल्द ही चोरों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाएगी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड में जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने अब बिना OTP मोबाइल हैक से ठगी करना शुरू किया है। इस गिरोह के सदस्यों ने अब तक पूरे देश में हजारों लोगों से लगभग 10 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। वहीं इन साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए साइबर पुलिस और झारखंड CID तकनीकी सहायता टीम ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया। जामताड़ा के SP डॉक्टर एहतेशाम बकारीब ने बताया कि साइबर पुलिस ने एक ऐसे नए गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो अब बिना OTP भेज ही लोगों के मोबाइल को हैक कर लेते हैं और साइबर ठगी करते हैं। ऐसे गिरोह जामताड़ा, गिरिडीह, देवघर, धनबाद में सक्रिय है। SP ने बताया कि साइबर अपराधी के नए गिरोह लोगों के मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से एपेक ऐप भेजते हैं और जैसे ही मोबाइल संचालक उस ऐप को खोलते हैं, उनका मोबाइल पूरी तरह हैक हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर साइबर अपराधी उनके मोबाइल से सभी तरह के मैसेज और उत्तर को हैक कर अकाउंट खाली कर देते हैं, साथ ही लोगों को अपने ठगी का शिकार बनाते हैं। SP ने बताया कि पकड़े गए नए साइबर अपराधियों के मोबाइल से कुल 2,70,000 लोगों को 2.5 लाख मैसेज भेजे गए हैं, जिसमें कई लोग शिकार बन चुके हैं और कईयों को शिकार बनाने में वो असफल भी रहे हैं। यही कारण है कि CID तकनीकी की सहायता टीम इस मामले में पूरी गंभीर है और गृह मंत्रालय से सहयोग ले रही है। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य लग्जरी जीवन जीने के शौकीन हैं। इन लोगों के पास से कई 4 पहिया गाड़ी, लैपटॉप, DSLR कैमरा, ड्रोन कैमरा, दर्जनों मोबाइल बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही आराम के लिए ये दूर दूर तक भ्रमण करते रहते हैं। रांची में जमीन देने के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के 413 पूर्व सैनिकों को करीब 22 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता ने अब इस मामले में CID जांच के आदेश दिए हैं। बोकारो में रहने वाले रामाकांत सिंह ने शिकायत की है कि सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया SWO के नाम पर पूर्व सैनिकों से धोखाधड़ी हुई है। पुलिस मुख्यालय के ESP ऑपरेशन ने CID के ESP दीपक कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि शिकायत में दिए गए तथ्यों की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
शिकायत में रमाकांत सिंह ने कहा है कि सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एसडब्ल्यूओ इंडिया के जरिए ने रांची के पिठोरिया थाना अंतर्गत जम्मूवारी बारू में प्लॉट लेने के लिए 413 भूतपूर्व सैनिकों ने पंजीकरण कराया था। इनमें कई भूतपूर्व सैनिक डीवीसी बोकारो थर्मल और अन्य केंद्रीय संस्थानों में कार्यरत हैं। जमीन के एवज में वर्ष 2010 से 2012 तक 4 किस्तों में उन लोगों ने सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया था। शिकायतकर्ता ने कहा है कि एसडब्ल्यूओ ने रांची में विज्ञापन निकाला था। इसमें कहा गया था कि 18 से 24 माह में प्लॉट को डेवलप किया जाएगा। पंजीकरण कराने वालों को इतने समय के बाद जमीन दे दी जाएगी, लेकिन आज तक एसडब्ल्यूओ ने किसी को प्लॉट नहीं दिया। इसके बाद 413 भूतपूर्व सैनिकों और अन्य कर्मचारियों ने मिलकर एक टीम का गठन किया। बोकारो थर्मल निवासी रामाकांत सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद रामाकांत सिंह ने पिठोरिया थाना में केस दर्ज कराया। रांची कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मध्यस्थता का आदेश दिया। 30 जनवरी 2017 को हुई मध्यस्थता के दौरान यह निर्णय हुआ कि 29 जुलाई 2017 तक पहले चरण के 111 पीड़ितों को उनके पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। समय पूरा होने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। रांची पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के प्रेस एडवाइजर रहे चंचल गोस्वामी का बंगला खाली करा दिया गया है। दरअसल चंपाई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त चंचल गोस्वामी ने अपने नाम से एक बंगला अलॉट करवाया था, जिसे अब खाली करवा लिया गया है। बता दें कि चंचल गोस्वामी ने टाटा के एमडी टीवी नरेंद्रन के बगल का एक बड़ा बंगला अलॉट करवाया था। यह बंगला डी रोड में 11 नंबर का बंगला था। दरअसल जब चंचल गोस्वामी चंपाई सोरेन के प्रेस एडवाइजर बने थे तब उन्होंने टाटा स्टील से अनुरोध किया था कि मेरी बेटियों का स्कूल इस बंगले से पास में ही पड़ता है, इसलिए मुझे यह बंगला अलॉट किया जाए। अब जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं तो उनसे यह बंगला वापस ले लिया गया है। उन्होंने रविवार यानी 26 जनवरी के दिन बंगला खाली कर दिया है। बता दें कि चंचल गोस्वामी टाटा स्टील में कर्मचारी भी रहे हैं। गिरिडीह जिले के देवरी में आज 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। एक 4 साल के बच्चे समेत 2 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 लोगों को अलग-अलग जगहों पर कुचल दिया। इससे बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की मौत इलाज के क्रम में अस्पताल में हो गई। सड़क हादसे में मौत से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया। सड़क हादसे की पहली घटना हीरोडीह थाना क्षेत्र के मंडरो बाजार की है। यहां सड्डीडीएचओ के किनारे खड्डे 4 वर्षीय सिफान अंसारी की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। सिफान तीसरी थाना क्षेत्र के बेलवाना गांव निवासी शहबाज अंसारी का पुत्र था। शहबाज अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मंडरो बाजार में खरीदारी करने आया था। शहबाज पत्नी और पुत्र के साथ दुकान से खरीदारी कर बाहर निकल रहा था। इसी दरमियान अनियंत्रित ट्रक उसके पुत्र को कुचलते हुए भाग निकला। घटना में मौके पर ही सिफान की मौत हो गई। रोड एक्सीडेंट की दूसरी घटना देवरी थाना क्षेत्र के चित्रोकुरहा की है। मंडरो बाजार में बच्चे को कुचलकर भाग रहे ट्रक ने चित्रोकुरहा में चित्रोकुरहा गांव निवासी सुखदेव यादव को टक्कर मार दी। इस घटना में सुखदेव यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे जमुआ स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मंडरो में बच्चे की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने खरगड़िया खिजुरी मुख्य मार्ग को मंडरो बाजार के पास जाम कर दिया। घटना की सूचना पर हीरोडीह के थाना प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी लेकर लोगों को समझाया। धनबाद जिले के गोविंदपुर ब्लॉक में सोमवार को सड़क हादसा हो गया। इसमें 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि उनका पोता घायल हो गया। तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद ड्राइवर वाहन लेकर भागने लगा। स्थानीय लोगों ने कुछ दूर पीछा कर वाहन को पकड़ लिया। सड़क हादसे के बाद आसपास के दर्जनों लोग जुट गए। मौके पर गोविंदपुर पुलिस घटनास्थल पहुंचकर घायल एवं मृतक को एम्बुलेंस से SNMMCH भेज दिया। बरवा पूर्व NH 9.19 पर कोलकाता से आ रही महिंद्रा SUV
500 ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इससे मौके पर ही एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने उस वाहन का पीछा कर जीटी खड़काबाद के समीप उसे पकड़ लिया। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के सिंझुआ रांगाड़ीह निवासी भगत हेम्ब्रम 75 वर्ष अपने पोते राकेश हेम्ब्रम के साथ मोटरसाइकिल से बरवा पूर्व बैंक आ रहे थे। बरवा पूर्व चौक पर कोलकाता लाइन से दिल्ली लेन क्रॉस कर रहे थे। तभी निरसा की ओर से तेज रफ्तार में रही एसयूवी महिंद्रा 500 ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें मौके पर ही 75 वर्षीय भगत हेम्ब्रम की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि उनका पोता राकेश हेम्ब्रम गंभीर रूप से घायल हो गया। वह अचेत हो गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का झारखंड में स्तरीय शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय है। पहले चरण में राज्य के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों को सीबीएसई पैटर्न पर चलाया जा रहा है। सरकार की इस पहल को अभिभावकों ने भी हाथों हाथ लिया और पिछले साल लगभग सभी जगह बड़ी संख्या में नामांकन हुए। इस वर्ष भी इसमें नामांकन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन के लिए दिए गए लिंक पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पूरी तरह सीबीएसई पैटर्न पर चलाए जाते हैं। प्रथम चरण में 80 स्कूल सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या 4496 तक की जाएगी। इस विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर योग्य शिक्षकों के चयन तक में खास ख्याल रखा जाता है। हर स्कूल में लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब, पुस्तकालय के साथ साथ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ छात्रों के शारीरिक विकास के लिए हर विद्यालयों में खेलकूद की पूरी सुविधा की गई है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2025 से 27 के लिए आवेदन जमा करने की तारीख 20 जनवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक रखी गई है। इस सूचना के बाद अभिभावकों में खासा उत्साह है। आगामी बजट 2025 में मध्यम वर्ग को आयकर में राहत मिलने की उम्मीद है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार नए टैक्स सिस्टम में कोई खास छूट नहीं देने की योजना बना रही है। ऐसे में टैक्स स्लैब में बदलाव और सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है। इस साल सरकार की योजना स्टैंडर्ड डिडक्शन को और बढ़ाने की है, ताकि सभी करदाताओं को राहत मिल सके। इसके अलावा उच्च आय वर्ग के लिए भी स्लैब में बदलाव की संभावना है। पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वेतनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया था। साथ ही स्लैब में भी बदलाव किया था। इससे 17,500 रुपये की बचत हुई थी। बता दें कि सरकार स्वास्थ्य बीमा और पेंशन जैसे खर्चों के लिए भी अधिक छूट देने पर विचार कर रही है, ताकि देश में लोगों को राहत मिल सके। जहां सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर सभी को अपने स्वास्थ्य और पेंशन का ख्याल खुद रखना पड़ता है। इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सुझाव दिया गया है कि पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म कर दिया जाना चाहिए, जिसका फायदा हाउस रेंट अलाउंस और होम लोन जैसे भत्तों का लाभ उठाने वालों को मिले। पुरानी कर प्रणाली में बदल जाएगी नई कर प्रणाली। एसबीआई की रिपोर्ट में स्वास्थ्य बीमा के लिए 50,000 रुपये और एनपीएस अंशदान के लिए 75,000 रुपये या 1 लाख रुपये की कटौती का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि सरकारी अधिकारियों का कहना है कि नई कर प्रणाली में छूट और कटौती धीरे धीरे इसे पुरानी कर प्रणाली में बदल देगी, जिससे बजट पर दबाव पड़ेगा। फिर भी करदाताओं को एक विकल्प देने की बात चल रही है, ताकि वे अपनी स्थिति के अनुसार सबसे फायदेमंद विकल्प चुन सकें।